यस, किसी यांत्रिक तरंग का विरल माध्यम से सघन माध्यम में संचरण, यानी विरल माध्यम से आती हुई यांत्रिक तरंग सघन माध्यम की परिसीमा पर कैसा बिहेव करती है, किस प्रकार से वो ट्रांसमिट होती है और किस प्रकार से वापस परावर्तित होती है, इसके 3 उदाहरण समझेंगे। एक तो हमारे पास सीधा एक विरल माध्यम है, एक सघन माध्यम है, यानी इस माध्यम के कण थोड़े हल्के होंगे, इस माध्यम के कण भारी होंगे। तो मैंने थोड़ा बनाया भी ऐसे, इसमें छोटे कण बनाए, इसमें भारी कण बनाए। इस माध्यम का संचरण नियतांक कम है और इस माध्यम का संचरण नियतांक ज्यादा है। इसका मतलब इसमें तरंग है वो तेज चलेगी और इसमें तरंग है वो धीमे चलेगी, यानी फर्स्ट मीडियम में तरंग की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी और सेकंड मीडियम में तरंग की वेलोसिटी है वो कम होगी। ठीक है। दूसरा, एक डोरी में जो तरंग है वो ऐसे यहां पे डोरी बंधी हुई है, ये पूरा डोरी का क्या है, क्लोज एंड है, ये क्लोज एंड, टाइटली बंधा हुआ एंड है, क्लोज एंड। ठीक है। अब ये डोरी में उत्पन्न तरंग जैसे ही क्लोज एंड पे जाके टकराएगी तो कैसा बिहेव करेगी। तीसरा केस है हमारे पास, एक पतली डोरी है यानी हल्की डोरी है और एक भारी डोरी है। हल्की डोरी में उत्पन्न तरंग, यानी ये मेरे लिए विरल मीडियम हो गया और ये डेंसर मीडियम हो गया। इसका जो म्यू है वो कम हो गया, इसका म्यू है वो ज्यादा हो गया। इसका म्यू कम है और इसका म्यू ज्यादा है, तो इसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसमें वेलोसिटी कम होगी। ठीक है। तो इसमें ये तरंग मेरे लिए, ये मीडियम मेरे लिए विरल हो गया और ये मीडियम मेरे लिए डेंसर हो गया। तो विरल मीडियम से जाती हुई तरंग डेंसर मीडियम की परिसीमा, यानी यहाँ जॉइंट पे जैसे ही जाके टकराएगी तो किस प्रकार से ये परावर्तित होगी और किस प्रकार से ये पारगमित होगी, इस पे हम स्टडी करेंगे तीनों केसेस में। तो देखें, पहला, यहां पे कोई तरंग ऐसे आ रही थी, ऐसे हमारे पास कोई तरंग है और वो यहां ऐसे आके टकराई, ये कोई तरंग, और जैसे ही ऐसे आके टकराई, ये एक हल्का पार्टिकल है जो इस, अच्छा ये तरंग मान लो इधर जा रही है, तरंग अगर इधर जा रही है तो ये वाला पार्टिकल सरंग बनेगा, ये सरंग बनेगा, ये वाला पार्टिकल यहां से ऊपर उठेगा। ठीक है। तो यहां से ये हल्का पार्टिकल आकर के इसको बोलता है कि भाई यहां से ऊपर उठ, लेकिन ये भारी पार्टिकल है, इसका जड़त्व काफी ज्यादा है और जड़त्व ज्यादा होने की वजह से ये हल्का पार्टिकल तो आकर के यहां से इसको ऊपर खींच रहा है, लेकिन इसका खुद का जड़त्व इतना ज्यादा है कि वो पार्टिकल इजीली वहां से हिल नहीं पाता है। तो जैसे ही ये हल्का पार्टिकल इसको ऐसे ऊपर की तरफ झटका देता है तो वो भारी पार्टिकल अपनी जगह से हिल नहीं पाता, बल्कि एक प्रतिक्रिया बल लगाता है उसी पर उतना ही और उसको वापस झटका देता है, तो वो वाला पार्टिकल नीचे गिर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपतित तरंग है, ये जो इंसिडेंट रे है, वाई इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे का ये पार्टिकल भारी पार्टिकल को ऐसे ऊपर की तरफ जैसे ही झटका देता है तो क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार उस पे झटका लगता है नीचे की तरफ और वो खुद नीचे गिर जाता है। तो ये वाला पार्टिकल यहां से ऊपर गति करने वाला था, वो हल्का पार्टिकल को नीचे फेंक देगा, तो ये वाली तरंग तो ऐसे नीचे की तरफ परावर्तित हो जाएगी और फिर बाद में धीरे से वो पार्टिकल ऊपर जाना शुरू होगा। तो यहां पे पारगमित तरंग है वो ऊपर की तरफ ये वाला पार्टिकल जाएगा, तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये तो यहां से ये ऐसे विपरीत कला में यहां से वापस ऐसे लौटेगी और वो तरंग यहां से समान कला में यहां से आगे बढ़ जाएगी। ऐसे ये वाला पार्टिकल यहां से ऊपर जाएगा, जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन जाएगा इजीली नहीं जाएगा, तुरंत नहीं जाएगा। और ये वाली तरंग ऐसे यहां से ऐसे ट्रांसमिट हो रही है, इधर की तरफ ट्रांसमिट हो रही है, तो यहां से ये जो पार्टिकल है वो वाला पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, ये ऑरेंज कलर वाले पार्टिकल है वो नीचे जाएंगे यहां से और ये तरंग यहां से ऐसे परावर्तित होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पारगमित तरंग है वाई टी वो समान कला में है और जो परावर्तित तरंग है वाई आर वो विपरीत कला में है। तो फेज डिफरेंस यहां पे 180 डिग्री का हो गया। कारण क्या है इसका, देखिए अपन यहां पे अगर
ए टी और ए आर की बात करें तो हमारे पास जो ए टी की जो वैल्यू है, ए आर की जो वैल्यू है वो है K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2, और जो ए आर ए टी की जो वैल्यू है वो है 2K1 अपॉन K1 प्लस K2। इसका मतलब ये तो देखिए K1 K2 सारे धनात्मक प्लस ये एडिशन हो रहा है, ये पूरा पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ से अगर मैं इसके रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिटेड वेव का अगर आयाम देखूं तो वो आयाम है 80 इंटू ए, तो यहाँ 80 पॉजिटिव ए पॉजिटिव, तो जो जिस दिशा में आयाम आपतित तरंग का धनात्मक है उसी दिशा में पारगमित तरंग का आयाम भी धनात्मक है। इसका मतलब ये तो दोनों तरंग हैं, कौन कौन सी, वाई टी और वाई एवं वाई टी समान कला में, तो इनका कोई किसी प्रकार का फेज एंगल नहीं है इनके बीच में, ये दोनों समान कला में होंगे। और इधर मैं अगर देखूं ध्यान से ए आर, तो ए आर में K2 ज़्यादा है K1 कम है, तो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे का जो आयाम है वो AR इंटू इंसिडेंट रे का आयाम, और ये नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि अगर इंसिडेंट रे का आयाम ऊपर की तरफ है तो रिफ्लेक्टेड रे का आयाम नीचे की तरफ होगा, और ये विपरीत कला में, ये नेगेटिव यहाँ पे विपरीत कला को शो करता है। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि यहाँ Y इंसिडेंट एवं Y रिफ्लेक्टेड दोनों विपरीत कला में है, विपरीत कला में, और विपरीत कला में है तो इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा फाई, वो पाई का होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब विरल माध्यम में संचरित होती हुई कोई तरंग सघन माध्यम की परिसीमा पे टकराती है तो परावर्तित तरंग आपतित तरंग के साथ पाई के कलांतर पर होती है या 180 के फेज डिफरेंस पर होती है। ठीक है, एकदम विपरीत कला में वहां से वापस रीबाउंस होती है, जबकि पारगमित तरंग समान कला में आगे की तरफ ट्रांसमिट होती है। तो पारगमित तरंग और आपतित तरंग समान कला में, और आपतित तरंग और परावर्तित तरंग विपरीत कला में होगी। कब? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी उस दौरान। अब मैं इसकी बात करूं, सेकेंड केस की बात करूं, तो यहां पे सेकंड केस में जब ये तरंग यहां डोरी में उत्पन्न तरंग संचरित होती हुई जैसे ही क्लोज एंड पे जाके टकराएगी तो डोरी का ये वाला पार्टिकल इस बंधे हुए सिरे को ऐसे ऊपर खींचता है, लेकिन बंधा हुआ सिरा तो वहां से हिलता ही नहीं है, और बंधा हुआ सिरा वहां से हिलता नहीं है तो वो ऊपर खींचता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दृढ़ है, तो वो जो उसको खींच रहा है उस पर प्रतिक्रिया लगाएगा और डोरी के पार्टिकल को ही वापस नीचे खींच लेगा। तो इसके बाद में यहां से डोरी ऐसे हो जाएगी, परावर्तित होते वक्त ऐसे डोरी हो जाएगी, और यहां से इस तरह से परावर्तित किरण तरंग जनरेट होगी इसके अंदर, और वो वापस आपतित तरंग के साथ अध्यारोपित होगी और इस प्रकार से आगे वापस रीबाउंस होगी, पीछे की तरफ वापस ट्रेवल करेगी ऐसे। ठीक है, तो यहां पे भी आपतित तरंग वाई इंसिडेंट एवं रिफ्लेक्टेड रे वाई रिफ्लेक्टेड, इनके बीच में जो कलांतर है वो फाई का है। आपतित तरंग और परावर्तित तरंग के बीच में कलांतर, डोरी जैसे ही डोरी किसी क्लोज एंड से जाके टकराती है, डोरी में उत्पन्न तरंग क्लोज एंड से जाकर टकराती है तो विपरीत कला में वापस वहां से परावर्तित होती है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में कलांतर कितना? पाई का। ठीक है, 180 के कलांतर से वापस रीबाउंस होगी और इस प्रकार से आपतित तरंग के साथ अध्यारोपित होगी। ये अध्यारोपण के बाद में क्या घटना होगी इसको आगे डिस्कस करेंगे। इस तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे केस में एक हल्की डोरी है। अच्छा, इसमें सिर्फ आपतित तरंग और परावर्तित तरंग ही है, क्योंकि पारगमन के लिए कोई है ही नहीं, आगे डोरी नहीं है, यहाँ आगे जाने के लिए कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, तो आगे की तरफ तरंग ट्रांसमिटेड नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ आपतित और परावर्तित। थर्ड केस की मैं बात करूं तो मेरे पास एक हल्की डोरी है, एक भारी डोरी है। हल्की डोरी में उत्पन्न वेव पल्स भारी डोरी की सतह पे जाके टकराती है, तो टकराने के बाद में क्या होगा उसका हम लोग यहाँ पे फोटो बनाते हैं। देखें इधर देखें, ये हुई मेरे पास हल्की डोरी और ये आगे की तरफ हुई अपने पास भारी डोरी, ये वाली, ये भारी डोरी। ठीक है,
और अब ये वेव पल्स यहां जाके टकराई, तो टकराने के बाद में क्या होगा, टकराने के बाद में ये इसको ऐसे ऊपर खींचेगा, लेकिन ये तो डोरी का सिरा काफी भारी है तो इजीली ऊपर नहीं आएगा, लेकिन जो विक्षोभ इसको ऊपर खींचने आएगा उस विक्षोभ को ये नीचे की तरफ धकेल देगा, या उस विक्षोभ को ये वापस खींचेगा, वापस झटका देगा, जिससे वो विक्षोभ नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो विक्षोभ आया इसको ऊपर धकेलने के लिए, उसको तो उल्टा फेंक देगा और हल्का सा उस पर भी इफेक्ट आएगा, तो वो ऊपर की तरफ, उसमें ऊपर की तरफ विक्षोभ आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला विक्षोभ है वो विक्षोभ यहाँ आके टकराएगा, तो टकराने के बाद में ये विक्षोभ तो वापस ऐसे परावर्तित हो जाएगा, लेकिन विपरीत कला में परावर्तित हो गया, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की परिसीमा पे टकराता है। कोई भी वेव या वेव पल्स विरल माध्यम से जाता हुआ सघन माध्यम की परिसीमा पे टकराता है तो विपरीत कला में वापस परावर्तित होता है, ठीक है। और ये यहां टकराने के बाद में कुछ भाग इसका पारगमित भी होगा, लेकिन पारगमित भाग समान कला में ही होगा। तो यहां से इसका जो पारगमित भाग है वो ऐसे ही इसी डायरेक्शन में होगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो इसकी स्पीड v2 होगी, इसकी स्पीड है वो v1 होगी, ठीक है। ये इधर की तरफ जाएगा, वो उधर की तरफ जाएगा, ठीक है। और v2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे √T/μ2 और v1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे √T/μ1, क्योंकि दोनों डोरियों में तनाव समान होगा। तो ये बात हुई, कोई भी तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो कितना, इसमें देखो इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, आपतित और पारगमित दोनों समान कला में है, और इसमें आपतित और पारगमित में फेज डिफरेंस है पाई का, ठीक है। तो पाई का फेज डिफरेंस होता है, हमेशा ध्यान रखें। केस फर्स्ट देख लें, केस सेकंड देख लें और केस थर्ड देख लें, तो हमेशा आपतित और परावर्तित के अंदर, कब विरल से सघन में, कोई भी तरंग विरल से सघन में जाती है तो आपतित और वापस परावर्तित के बीच में फेज डिफरेंस पाई का, और जब विरल से सघन में जाते वक्त अगर ट्रांसमिट होती है तो ट्रांसमिट समान कला में होती है, ओके। यस, इस बार हम लोग देख रहे हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, ध्यान दें, पिछली बार हमने विरल माध्यम से सघन पढ़ा था, इस बार सघन से विरल माध्यम में यांत्रिक तरंगों का संचरण देख रहे हैं। तो सब कुछ उल्टा हो गया, जो केस फर्स्ट में पिछली बार इधर भारी पार्टिकल थे वो इस बार इधर भारी पार्टिकल, इधर हल्के हो गए। पिछली बार यहाँ पे क्लोज एंड था तो इस बार यहाँ पे फ्री एंड मिल गया, ये फ्री एंड है। क्लोज एंड में यहां पे जो सिरा बंधा हुआ था वो बिल्कुल एकदम दृढ़ली बंधा हुआ था, और यहां पे बिल्कुल एक घर्षणहीन पाइप के अंदर एक रिंग डाली हुई है, और रिंग इजीली ऊपर खिसकाना चाहो तो ऊपर खिसक जाएगी, नीचे खिसकाना चाहो तो नीचे खिसक जाएगी, इसलिए इसका नाम फ्री एंड है। और पिछली बार यहाँ पे हल्की डोरी से भारी डोरी में तरंग का वेव पल्स जा रहा था, और इस बार भारी डोरी से हल्की डोरी में वेव पल्स जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि तीनों में कैसा कैसा वेव होता है, ठीक है। ये इसका संचरण नियतांक, ये सघन माध्यम है, ठीक है, और इसका संचरण नियतांक K1 है, और ये विरल माध्यम है, और इसका संचरण नियतांक K2 है। और हम लोगों को पता है सघन का संचरण नियतांक ज़्यादा होता है तो K1 इज ग्रेटर देन K2, और K1 अगर ज़्यादा है तो इस मीडियम में जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है V1, या इस मीडियम में जो तरंग की वेलोसिटी है वो V1 शुड बी लेस देन V2, ठीक है। इसमें ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी, क्लियर। अब यहाँ पे ये जो पार्टिकल जैसे ही इस पे आके टकराएगा, इस पे आके टकराएगा तो ये भारी पार्टिकल इस यहाँ पे इस मीडियम के हल्के पार्टिकल से आके मिलेगा। यहाँ पे इस मीडियम का एक हल्का पार्टिकल है, उस हल्के पार्टिकल को ये वाला भारी पार्टिकल ऐसे ऊपर खींचेगा तो वो जड़त्व है ही नहीं, उसका बहुत कम जड़त्व है, ठीक है। और वो पार्टिकल इजीली उसके साथ आ जाएगा, और वो पार्टिकल इजीली उसके साथ आएगा तो उसी की दिशा में वो वहां से कंपन करेगा, और हल्का सा इस पे डिस्टर्बेंस आएगा, और ये वाला पार्टिकल भी ऐसे ऊपर जाएगा। तो यहाँ से जो परावर्तित तरंग होगी वो समान कला में पुनः वापस अपने ऊपर लौट जाएगी। तो परावर्तित तरंग यहाँ से ऐसे इसी के साथ साथ ऐसे वापस लौटेगी। तो इसी के साथ साथ वापस लौटना, इसका मतलब समान कला में परावर्तन हुआ है, ठीक है। और इस पार्टिकल को ऊपर खींच लिया तो ये पार्टिकल इजीली ही ऊपर जाएगा। तो ये वाला पार्टिकल, ये देखिए तरंग ऐसे बनेगी ऊपर जाएगा, तब ये वाला पार्टिकल ऐसे इजीली ऊपर चला जाएगा। और यहाँ एक बात और, इसके जो आयाम है कंपनों के वो आपती तरंग से भी ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ से परावर्तित, ये देखिए ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ये वेव ऐसे आगे बढ़ रही है, जबकि ये वाली वेव ये पीछे वापस पीछे जा रही है, तो वो पीछे जा रही है, वो समान कला पे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे
कालांतर इसमें। अच्छा एक बात, यहाँ पे मैं रिफ्लेक्टेड रे का वो कोफिशिएंट देखूं तो ए आर बराबर क्या है, K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो K1 ज़्यादा है K2 कम है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो समान कला में फाई 0, ठीक है। और इसमें तो हमेशा पॉजिटिव है ही, देख सकते हैं AT बराबर 2K1 अपॉन K1 प्लस K2, तो K1 पॉजिटिव है ही और दोनों का योगफल भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी कलांतर 0। इसका मतलब इसमें पारगमित तरंग YT और परावर्तित तरंग YR दोनों आपतित तरंग के साथ समान कला में ट्रांसमिटेड हो रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है, ठीक है। इसकी मैं बात करूं, इस केस में हम लोगों ने देखा एक डोरी में उत्पन्न तरंग जैसे इस रिंग पे आके टकराई, ये रिंग को ऐसे ऊपर खींचना चाहती है, रिंग इजीली ऊपर जाएगी, तो ये जस्ट ऐसे ऊपर की तरफ बाउंस होगी और ऊपर की तरफ बाउंस होकर के आराम से वापस से तरंग को परावर्तित करेगा उसी के साथ, उसी के ऊपर ऊपर। तो यहाँ पे भी समान कला में तरंग परावर्तित होगी, तो ये यहाँ पे आपतित और परावर्तित तरंग के बीच में कलांतर फाई कितना होगा, 0 होगा, इसी के ऊपर वापस परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो ये फ्री एंड से किसी डोरी में उत्पन्न तरंग का परावर्तन देखा हमने। और यहाँ अगर मैं बात करूं तो इस जगह ये एक भारी डोरी में वेव पल्स आकर के हल्की डोरी की परिसीमा पे टकराती है, तो यहाँ टकराएगी तो वेव पल्स का कुछ पोर्शन है वो पारगमित होगा, ट्रांसमिट होगा, और वेव पल्स का कुछ पोर्शन है वो वापस पुनः अपनी सेम डोरी के अंदर परावर्तित होगा। तो यहाँ पे मैं इसकी बात करूं तो ये जैसे भारी डोरी है और ये हल्की डोरी है, ठीक है। ये जैसे ही वेव पल्स यहाँ जाके इसमें टकराएगा तो हल्की डोरी को ऊपर खींचेगा, हल्की डोरी आराम से ऊपर आ जाएगी, तो समान कला में आगे जाएगा, तो ये यहाँ से ऐसे आगे जाता हुआ प्रतीत होगा, ऐसे इधर की तरफ V2 स्पीड से, इसमें V1 से आ रहा था, ठीक है। और ये इस पे जैसे ही ऊपर खींचेगा, ऊपर जाएगा, तो आराम से समान कला में यहाँ पे भी वापस से परावर्तित होगा। तो ये यहाँ पे जो इसका परावर्तित पल्स है वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये परावर्तित पल्स V1 से, ये V2 से, V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T अपॉन μ2, इस डोरी का μ2 है द्रव्यमान घनत्व, और इसका V1 इज इक्वल टू अंडर रूट T अपॉन μ1, इस डोरी का द्रव्यमान घनत्व μ1 है, और यहाँ पे μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तो इसका मतलब इस डोरी में चाल है वो V2 ज़्यादा होगी और V1 क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे इस डोरी में चाल V1 कम होगी और उस डोरी में चाल V2 ज़्यादा होगी। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में 3 केस बनते हैं, ये वाला और ये वाला, तीनों में किस प्रकार से पारगमित होती है। यस, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिसमें एक हल्की डोरी एक भारी डोरी से जुड़ी हुई है, हल्की डोरी का एकांक लंबाई का द्रव्यमान घनत्व म्यू है और भारी डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान घनत्व 16 म्यू है, ठीक है। और ये इनका संधि बिंदु है या जंक्शन पॉइंट है। और इस हल्की डोरी में आपतित तरंग की जो समीकरण है वो tan sin 4t माइनस 5x है, ठीक है, जहां 4 इसमें ओमेगा है और 5 इस डोरी का संचरण नियतांक K या K1 कह दो इसको, ठीक है। आपको पूछा है कि जंक्शन से परावर्तित तरंग की समीकरण एवं पारगमित तरंग की समीकरण लिखिए, और दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछा है कि पारगमित एवं परावर्तित तरंगों की शक्तियों का अनुपात लिखिए। तो आपको इसमें दोनों तरंगों की समीकरण पूछी है, पारगमित और परावर्तित की, और इसमें आपको Pt अपॉन Pi पूछा है, पारगमित तरंग और परावर्तित तरंग की शक्तियों का अनुपात, यानी यहां पे आपको पूछा है Pt अपॉन Pr, ये कितना होगा, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू y इंसिडेंट इज इक्वल टू tan sin 4t माइनस 5x। इसमें आपको दिया हुआ है a बराबर 10, ओमेगा बराबर 4 और पहली डोरी में संचरण नियतांक K1 बराबर 5 है, ये आपको दिया गया है। और आपको
परावर्तित तरंग की समीकरण चाहिए, तो परावर्तित तरंग की समीकरण में आपको वाई आर बराबर चाहिए ए आर साइन ओमेगा टी माइनस नहीं प्लस होगा, बिकॉज परावर्तित तरंग इधर जाएगी वापस, प्लस k1 इंटू एक्स, ओमेगा टी k1 एक्स ये सब कुछ आपके पास है, ए आर चाहिए। तो आप जानते हैं ए आर बराबर होता है स्मॉल ए आर इंटू ए। अच्छा, ये डोरी का संचरण नियतांक दिया हुआ है, डोरी का द्रव्यमान घनत्व दिया हुआ है, तो द्रव्यमान घनत्व के रूप में ए आर होता है अंडर रूट म्यू वन माइनस अंडर रूट म्यू टू अपॉन अंडर रूट म्यू वन प्लस अंडर रूट म्यू टू इंटू ए। ये वैल्यू पुट करें तो यहां से अंडर रूट म्यू वन अंडर रूट म्यू माइनस अंडर रूट 16 म्यू, तो 16 का 4 बार आ जाएगा तो म्यू अपॉन अंडर रूट म्यू प्लस 4 अंडर रूट म्यू, 16 बार आ जाएगा इंटू ए कितना है 10। तो यहां से आपका ये अंडर रूट म्यू कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 4 5 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू -6, माइनस नीचे की तरफ को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहां से y की जो वैल्यू होगी समीकरण, इस समीकरण की जो वैल्यू होगी या इस समीकरण का जो व्यंजक होगा वो वाई आर इज इक्वल टू ए आर, दिस इज -6 साइन ओमेगा 4t ओमेगा टी माइनस नहीं यहाँ पे प्लस k1 5 है ही इंटू एक्स। ये आपके परावर्तित तरंग की समीकरण आ गई। अब मैं बात करूं पारगमित तरंग की समीकरण की। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको वाई आर बराबर 6 माइनस को अंदर भेज दे, या आपको पता है साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसमें साइन ओमेगा 4t प्लस 5x प्लस पाई। ये देखो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि परावर्तित किरण है वो फाई कलांतर पर है या फाई फेज डिफरेंस पर है, ठीक है। अब हम लोग बात करें पारगमित तरंग की, तो पारगमित तरंग की जो समीकरण होती है वो वाई टी बराबर ए टी साइन ओमेगा टी और जाएगी इधर ही तो माइनस k2 इंटू एक्स। तो आपको यहां पे ए टी भी चाहिए और आपको k2 भी चाहिए, k2 भी आपके पास नहीं है और ए टी भी आपके पास नहीं है। तो देखते हैं ए टी और k2 की कैलकुलेशन करते हैं आगे। हमारे पास ए टी का फॉर्मूला होता है ए टी इज इक्वल टू 2 म्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू, नहीं सॉरी 2 म्यू वन इंटू ए, ठीक है। और ये वैल्यू पुट करूं तो ये आएगा 2 म्यू वन अंडर रूट म्यू अपॉन अंडर रूट म्यू प्लस 4 अंडर रूट म्यू इंटू 10। ये अंडर रूट म्यू कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 अपॉन 5 इंटू 10 एंड दिस इज 4 टाइम्स तो 4, आपका 80 आया 4। अब हम लोग जानते हैं कि 80 होता है वो होता है 2k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू ए। तो A2 की वैल्यू 4, 2 k1 की वैल्यू 5, हीरा ये k1 ही है, ये k1 5 अपॉन 5 प्लस k2 और a की वैल्यू 10 है। तो यहां से ये 2
n2, ये 5, ये 2 कैंसिल, ये इधर आएगा 5 प्लस k2 इज इक्वल टू 25, और ये 5 उधर जाएगा तो k2 इज इक्वल टू 20। क्लियर? तो ये k2 आ गया। अब हम लोग इसका yt निकाल सकते हैं। yt पारगमित तरंग की समीकरण 80, 4 प्लस का 4 है, 4 साइन ओमेगा 4 t माइनस k2 20 इंटू एक्स। ये पारगमित तरंग की समीकरण, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये बिल्कुल आपतित तरंग की समान कला में है। क्लियर? यस, अब अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको पूछा शक्तियों का अनुपात। हम लोग जानते हैं कि किसी भी तरंग की जो शक्ति होती है P बराबर वो होती है हाफ औसत शक्ति, P बराबर हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। जहां म्यू डोरी का द्रव्यमान घनत्व, ओमेगा आवृत्ति और ए आयाम है और वी तरंग की चाल है। तो यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और तरंग की चाल T अपॉन म्यू। ठीक है, तो यहां से ये म्यू अंडर रूट म्यू से कैंसिल हो सकता है, तो ये आ जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट टी इंटू म्यू। और ये दोनों डोरियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है तो टी समान होगा। तो यहां से मैं अगर इस पी टी अपॉन पी आर की बात करूं तो पी टी अपॉन पी आर, पी टी हाफ ओमेगा सेम ए टी स्क्वायर टी इंटू म्यू, 16 म्यू है, म्यू 2, या म्यू 2 लिख दूं इसको एक बार, क्योंकि ट्रांसमिटेड वेव इसमें अपॉन हाफ ओमेगा स्क्वायर ए आर स्क्वायर पी आर में टी और रिफ्लेक्टेड रे उसमें तो इनटू म्यू 1। तो यहां से हाफ ओमेगा स्क्वायर से हाफ ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो फाइनली आपके पास रहेगा 80 अपॉन ए आर का होल स्क्वायर अंडर रूट म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो वैल्यू पुट करें तो 80 की वैल्यू 4, ए आर की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर 16 म्यू अपॉन म्यू। तो ये म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 and 3 एंड दिस इज 4/9। तो नेक्स्ट 4/9 और ये 4 इंटू 4 16। नेक्स्ट हम लोग बात करें अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये जैसे माध्यम का कोई पार्टिकल है और ये माध्यम का पार्टिकल डिफरेंट वेव के कांटेक्ट में आ रहा है एक साथ। जैसे इस माध्यम के पार्टिकल पर कई वेव पहुंच रही, जैसे ये एक वेव पहुंची यहां पे इस पार्टिकल पे, फिर एक दूसरी वेव पहुंची, ये वाली पहुंची यहां पे इसी पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो ये वाली वेव माध्यम के कणों को y1 डिस्प्लेस करती है और ये वाली वेव माध्यम के कणों को
y2 डिस्प्लेस करती है। तो अध्यारोपण के सिद्धांतानुसार माध्यम का ये वाला पार्टिकल इन दोनों वेव्स के एक साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो इस पार्टिकल का जो विस्थापन होगा वो y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर होगा, दोनों का सदिश योग के बराबर होगा। अगर ये वाली तरंग इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे वाली तरंग भी उसी समय 3 सेंटीमीटर ऊपर विस्थापित करती है तो टोटल विस्थापन होगा 5 सेंटीमीटर। और अगर ये 2 सेंटीमीटर नीचे और नीचे वाली तरंग अगर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर नीचे विस्थापित करती है तो टोटल विस्थापन होगा नीचे की तरफ 5 सेंटीमीटर। और अगर ऊपर वाली तरंग 3 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे वाली तरंग 2 सेंटीमीटर नीचे विस्थापित करती है तो इसका परिणामी विस्थापन होगा 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ। ठीक है, और ऐसे ही अगर ये 5 सेंटीमीटर नीचे और ये 2 सेंटीमीटर ऊपर विक्षेपित करे तो परिणामी विस्थापन होगा 3 सेंटीमीटर नीचे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन, माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन पृथक पृथक तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो पृथक पृथक, ये जैसे पहली तरंग है, ये दूसरी तरंग है, इन दोनों का विस्थापन y1 है, दूसरी का अलग से विस्थापन y2 है, तो इस पार्टिकल का परिणामी जो विस्थापन है, नेट जो डिस्प्लेसमेंट है, वो इंडिविजुअल इसका और इसके जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन होगा, परिणामी विस्थापन है वो पृथक पृथक तरंगों के सदिश योग के बराबर होगा। जैसे आप इसको समझने के लिए आप ऐसे देखें, मेरे पास ये एक डोरी है, ये पूरी एक लंबी डोरी है, इसको मैं मिटा के आपको समझाऊं। देखिए मेरे पास ये एक लंबी डोरी है, ठीक है। इस डोरी में एक तरह ये सेम डोरी है और इस सेम डोरी के अंदर यहां पे एक विक्षोभ ऐसे है और इधर से एक विक्षोभ ऐसे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है। इसका स्पीड v1 है और इसका स्पीड v2। दो डिफरेंट विक्षोभ डिफरेंट वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, नहीं वेलोसिटी तो समान होगी बिकॉज डोरी में तनाव समान है और डोरी का म्यू समान है, तो वेलोसिटी इक्वल ही होगी। ठीक है, इसका आयाम a1 है और इसका आयाम a2। ये दोनों आते हैं और यहां पे ये दोनों अध्यारोपित होते हैं। यहां पे दोनों जब अध्यारोपित होंगे तो इधर देखें, ये इधर से डोरी और ये बड़ा वाला विक्षेप और इसी के नीचे ये छोटा वाला विक्षोभ आया और ये मिलकर के ये बड़ा वाला विक्षोभ ऐसा था, डैश डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों विक्षोभ मिलकर के ये जो परिणामी विक्षेप होगा वो ये वाला होगा। ये वाला विक्षोभ और ये वाला विक्षोभ, देखिए ये वाला विक्षोभ ये है, ये वाला विक्षोभ ये है, ये वाला, ये इसका आयाम a1 है, इसका आयाम a2 है, तो इस परिणामी विक्षोभ का जो आयाम है वो a बराबर a1 प्लस a2 होगा। और थोड़ी देर बाद में क्या होगा, थोड़ी देर बाद में ये बड़ा वाला विक्षोभ इसमें से अलग होकर के इधर आ जाएगा, यानी ये तरंग वापस ऐसी हो जाएगी। ये a1 फिर इधर से इधर रवाना हो जाएगा v स्पीड से, और ये जो a2 विक्षोभ है वो वापस पृथक होकर के इधर v वेग से रवाना हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये दो अलग अलग वेव पल्स आई, यहां पे दोनों का अध्यारोपण हुआ, अध्यारोपण होकर के यहां पे परिणामी जो डोरी थी उसका विस्थापन इन दोनों के योग के बराबर ऊपर किया और ये फिर वापस पृथक हो गए। तो ये वाला जो अध्यारोपण है वो समान कला में है, समान कला में अध्यारोपण है। दोनों का विस्थापन एक दिशा में ले जाना चाहता है इसको। अब हम लोग देखते हैं दूसरा विपरीत कला में विक्षोभ। तो विपरीत कला में अध्यारोपण का क्या मतलब हुआ, इधर देखें, ये वही डोरी है, मान लो ये डोरी के अंदर ये एक विक्षोभ है और इधर ये दूसरा विक्षोभ है।
ये वाला विक्षोभ v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये वाला विक्षोभ v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, और मान लो ये दोनों यहाँ पे अध्यारोपित होते हैं। तो यहाँ पे अध्यारोपित होने के बाद में इधर देखें, ये बड़ा वाला विक्षोभ ऐसे यहाँ आया होगा, ये छोटा वाला विक्षोभ ऐसे यहाँ आया, ठीक है। और इसके परिणामी की वजह से ये डोरी जो बड़ा है उसकी तरफ रहेगी, लेकिन उतनी भी नहीं जाएगी, इनके अंतर के बराबर। यहां पे ये परिणामी डोरी रही, अब ऐसी बन गई। इसका मतलब ये वाला आयाम था A1, ये वाला आयाम था A2। तो यहां पे अब जो ये जो आयाम रहेगा, ये वो आयाम होगा A = A2 - A1, यानी ये विपरीत कला में है, विपरीत कला में अध्यारोपण है ये। और विपरीत कला में अध्यारोपण से परिणामी विक्षोभ इस प्रकार से जनरेट हुआ। और अब ये जैसे अलग होंगे तो ये बड़ा वाला इधर आ जाएगा, छोटा वाला उधर जा रहा था तो उधर चला जाएगा। तो फाइनली ऐसे ये जो A2 आयाम का विक्षोभ था वो इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, और ये जो A1 आयाम का विक्षोभ था वो इधर जा रहा है v वेलोसिटी से। तो यहाँ पे इन दोनों का अध्यारोपण हुआ। अध्यारोपण से इस परिणामी डोरी का यहाँ पे विस्थापन कुछ करेक्शन होकर के ऐसा हुआ। ऐसे यहाँ पे इन दोनों का समान कला में अध्यारोपण हुआ, और यहाँ इस जगह परिणामी डोरी का जो विस्थापन है वो करेक्शन होकर के दोनों का एड A1 + A2 बना।